हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान सभा का। संविधान सभा कौन? वही संविधान सभा जो भारतीय संविधान का निर्माण किया। अक्सर लोगों से एक सवाल पूछा जाता है तो उसमें लोग गलत जवाब दे देते हैं कि बताइए भारतीय संविधान का निर्माण कौन किया, यानी भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कौन किया। तो लोग इसका अक्सर जवाब देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को अकेले लिखे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन संविधान का निर्माण संविधान सभा किया था, जिसमें बहुत सारे लोग थे और उन लोगों ने भी अपना मत दिया, विचार विमर्श किया, लंबी परिचर्चाएं किए, तब जाके संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए हम लोग संविधान सभा से जुड़ी उन पहलुओं पर, उन तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान सभा का। एक बात देखिए, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन प्रकट किए थे, यानी भारत का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। ये बात सबसे पहले कौन सोचे थे या कौन बोले थे? तो इसका जवाब होगा बच्चों एम एन राय। एम एन राय, याद रखिएगा कौन होगा? एम एन राय। और ये कब बोले थे? 1934 ईस्वी में। कब बोले थे? 1934 ईस्वी में। तो सवाल क्या था कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है वो कौन प्रस्तुत किए थे? तो वो थे एम एन राय। और एम एन राय एक वामपंथी नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक है ना, बहुत ही बड़े ओहदा के नेता थे, कम्युनिस्ट नेता, जो भारत में भी कम्युनिस्ट क्रांति जो हुआ उसमें अहम योगदान दिए थे। कौन? एम एन राय। तो 1934 ईस्वी में एम एन राय ने सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो एम एन राय हैं, ये एम एन राय एक व्यक्ति के तौर पर हैं। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले कौन सा ऐसा पार्टी था जो संविधान सभा के निर्माण की बात कहा था कि संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, ये बात सबसे पहली बार कौन सा पार्टी कहा था? तो ये ध्यान रखिएगा 1934 ईस्वी में ही एक पार्टी है जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी। क्या नाम है? स्वराज्य पार्टी। और इस पार्टी के द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात कहा गया था। तो यहाँ से दो सवाल आपको कंप्लीट हुआ और ये दोनों बात 1934 में ही हुआ था। 1934 में ही एम एन राय बोले थे और 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा ये बात कहा गया था। अगर आप लोग से बोला जाए कि बताइए स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया था, तो आपको पता होगा स्वराज पार्टी का स्थापना जो है वो चित्तरंजन दास और कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए, ये बात समझ में आया। ध्यान दीजिएगा कि 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने एक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की गठन करने की बात कहे थे संविधान निर्माण करने के लिए, और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप करने की बात नहीं बोले थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा बच्चों कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया। संविधान सभा का मांग किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और वो भी वयस्क मताधिकार पर, क्लियर, मताधिकार के आधार पर निर्मित संविधान सभा की बात किए थे। और वो भी पूर्ण संप्रभु होना चाहिए था, यानी बाहरी हस्तक्षेप के बिना वो काम कर सके, ऐसा संविधान सभा की निर्माण की बात बोले थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, ये 1938 में चूंकि अच्छा नेता थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इनकी बातों को
औपचारिक रूप से मान लिया गया। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू जो मांग किए उस मांग को अगस्त प्रस्ताव में मान लिया गया कि ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगस्त प्रस्ताव एक लॉलीपॉप था भारतीय नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए एक लॉलीपॉप की तरह था। हुआ क्या, 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के वजह से जितने भी प्रांतीय कांग्रेस की सरकार थी वो सारे के सारे इस्तीफा दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वार में सम्मिलित मान लिया था कि हमारे तरफ से भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं है। और बिना पूछे हुए हम लोगों को, बिना पूछे हुए आप कह रहे हैं कि भारत के लोग जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में हम लोग के सहभागी हैं, हम लोग के साथ हैं। भारतीय नेताओं ने क्या किया, विधानसभा से अपनी जो प्रांतीय सरकार है उसको गिरा दिया कांग्रेस, और कहा कि हम अंग्रेजों के सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। अब अंग्रेज करे जो क्या करे, तो वो क्या सोचे कि चलो एक बड़ा अच्छा बात बोल के हम लोग क्या करते हैं, फुसला लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दूध के दढ़ल व्यक्ति जो होता है मट्ठा को भी क्या करता है, फूंक फूंक कर पीता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी यही कहानी कहे थे कि भैया हमको हेल्प कर दो, अभी हमको सहायता कर दो, हम क्या करेंगे, हम बाद में जब युद्ध के बाद होगा, युद्ध खत्म होगा तो हम आप लोग को कुछ मतलब कुछ छूट देंगे, कुछ स्वतंत्रता देंगे। लेकिन हुआ नहीं, बल्कि और टाइट कर दिया गया। गुलामी की जो दास्ता था, जो गुलामी का जो हद था, जो शोषण का जो चरम सीमा था, उसको भी पार कर दिया गया। इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाकर हम लोग को क्या किया गया, फुसलाने का काम किया गया। क्लियर। अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव में बोला गया कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे, हम आप लोग को अधिराज की दर्जा देंगे, इसलिए अभी हम लोगों को क्या करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव जो है वो लाया कौन था, तो उस समय के वायसराय थे लिलिंथगो। कौन थे? लिलिंथगो। तो लिलिंथगो जो थे वो अगस्त प्रस्ताव लाए, और अगस्त प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के जो मांग था संविधान सभा का, वो इसमें मान लिया गया। बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम लोग संविधान सभा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते। तो लेकिन क्या हुआ, भारतीय नेताओं ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। अरे नहीं रे बाबा, नहीं, आप खेला खेल जाते हैं। आप हम लोग को अभी क्या कह रहे हैं कि बाद में वर्ल्ड वार के बाद हम लोग आप लोग को सब कहानी कर देंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को क्या किया, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि जान रहे थे कि अभी भैया समस्या में ये पड़ा हुआ है, इसलिए साला कुछ भी ये आश्वासन दे सकता है। लेकिन जब यही युद्ध सब समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेजवा भाग बतियाएगा सब, है कि नहीं। इसलिए क्या किया, भारतीय नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया, खास करके कांग्रेस नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके वजह से ये अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। क्लियर। क्या हो गया, असफल हो गया। तब जाके, चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोताहल, अराजकता फैल चुका था, इसके वजह से पुनः 1942 ईस्वी में, पुनः मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्या नाम है दोस्तों? क्रिप्स मिशन। क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन क्या, किस लिए आया था? तो भाई हम जा रहे हैं भारत में परिस्थितियां को देखते हैं और किस तरह से संविधान का निर्माण हो, इसके लिए हम लोग जाकर बात करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन कब आया था। तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था। क्लियर। क्रिप्स मिशन क्या कहा? क्रिप्स मिशन कहा कि देखिए, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं और क्या है, देसी रियासत हैं, इन सभी जगह से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा बच्चों, संविधान का निर्माण करेगा। क्या करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं? ये
क्रिप्स मिशन क्या बोला? क्रिप्स मिशन बोला कि ब्रिटिश क्षेत्र और देसी रियासत से कुछ सदस्यों को चुनकर एक सभा बनाया जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे संविधान सभा, और यही संविधान सभा जो है वो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। ये बात बोला गया क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। अब यहाँ पर लफड़ा ये होता है कि मुस्लिम लीग, कौन लीग? मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग कहे तो मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 ईस्वी से मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में बस एक ही बात था, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जैसा आप सुने ना, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में एक ही बात था, क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वो कहा कि देखिए भारत को दो टुकड़ा में बांटा जाए, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की संविधान सभा अलग होगा, भारत की संविधान सभा अलग होगा, और उस पाकिस्तान के लिए संविधान बनेगा जो अलग होगा, भारत के लिए संविधान बनेगा जो अलग होगा। मुस्लिम लीग ने क्या किया? क्रिप्स मिशन का विरोध किया। क्लियर? मुस्लिम लीग ने क्या किया? तो क्रिप्स मिशन का पुरजोर विरोध किया, खतरनाक विरोध किया, जिसके वजह से क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? असफल हो गया। ये भी क्या हो गया? ये भी असफल हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव भी असफल और क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? असफल हो गया। तो संविधान बना कैसे? संविधान का निर्माण हुआ कैसे? तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग कौन किया? तो वो किया एम.एन. राय। कौन किया? एम.एन. राय। पार्टी के रूप में सबसे पहले कौन किया? तो स्वराज पार्टी किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की बात कहा था। कौन? जवाहरलाल नेहरू 1938 में, जिसको औपचारिक रूप से मान लिया गया अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्लियर? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसके वजह से ये असफल हो गया। तब जाके आया क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। मार्च 1942 में, और मार्च 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है तो ये तो कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण होगा, चुने गए सदस्यों के द्वारा एक सभा का निर्माण होगा जो संविधान का निर्माण करेगा। क्लियर? तो निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा। ये बात बोला था क्रिप्स मिशन, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया, क्योंकि वो कहता था कि दो संविधान सभा होना चाहिए, पाकिस्तान का अलग, भारत का अलग, पाकिस्तान का अलग और भारत का अलग, ताकि दोनों का संविधान अलग अलग बने। क्लियर दोस्तों? तो ये बात समझ में, ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आएगा। यहाँ से क्रिप्स मिशन से एक सवाल आता है कि बताइए कौन सा ऐसा मिशन था जो कहा था निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा? ये बात सबसे पहली बार कौन बोला था? तो बोला था क्रिप्स मिशन। लेकिन याद रखिएगा, हमारा जो संविधान सभा ये क्रिप्स मिशन के द्वारा बना हुआ संविधान सभा नहीं है, बल्कि कैबिनेट मिशन के द्वारा बना हुआ था। और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा बनाया गया, उसके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए कैबिनेट मिशन को हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ते हैं। आई होप जितना बात आप लोग को बताया जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मार्च 1946 ईस्वी को, मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। क्या? कैबिनेट मिशन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय था ये। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? ये सवाल आता है कि कौन कौन थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस एक थे, पैथिक लॉरेंस। क्लियर? और दूसरा क्या थे? तो दूसरा थे स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा थे A.V. अलेक्जेंडर। सवाल पूछता है दोस्तों,
कि बताइए क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। नाम कौन कौन है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा क्रिप्स थे, और तीसरा क्या थे? एवी अलेक्जेंडर थे। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। क्लियर? लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। हमारे साथ एक बार बोल लीजिए आप। पहला होगा लॉरेंस, दूसरा होगा क्रिप्स, और तीसरा क्या होगा? एवी अलेक्जेंडर। क्या होगा? एवी अलेक्जेंडर। एक सवाल आता है दोस्तों कि बताइए इन तीनों सदस्यों में अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों बताओ कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था? पैथिक लॉरेंस था। कौन था? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जो है, ये मिशन संविधान सभा के निर्माण की बात कहा। याद रखिएगा, संविधान सभा, निर्वाचित संविधान सभा। कौन सभा? संविधान सभा, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान का निर्माण हुआ है, वो किस मिशन के द्वारा गठित हुआ था? तो वो था कैबिनेट मिशन। यानी भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किस मिशन के द्वारा, किसके द्वारा गठित किया गया था जो संविधान का निर्माण किया है? तो वो कौन था? कैबिनेट मिशन। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। ये क्रिप्स मिशन नहीं दोस्तों, यह असफल हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? विरोध किया। सवाल होगा कि सर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि 1946 में तो नहीं हुआ था विभाजन भारत का, तो इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन ने डायरेक्ट कहा कि अभी 2 राज्य भारत नहीं बनने वाला है। एकदम कड़ी भाषा में सिखा दिया और बोला कि तुमको कुछ आरक्षण दे देते हैं, कुछ सीट दे देते हैं, तुम खुश हो जाओ, है कि नहीं? उनको फुसला लिया गया मुस्लिम लीग को, वो बात मान लिया। इसलिए याद रखिएगा कि जो संविधान हमारा देश का बना हुआ है, वो संविधान बनाने वाला जो संविधान सभा है उसको गठित कौन किया था? तो वो किया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया कब था? मार्च 1946 में। उसमें सदस्य कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। दोस्तों समझ में आ रहा होगा बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैबिनेट मिशन कुछ बातें बोला, वो ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अनुसार आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन कुछ बातें बोला। क्या बोला? सबसे पहला बात दोस्तों बोला सबसे पहला बात यही बोला कि 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट होगा। 10 लाख जनसंख्या पर कितना सीट? 1 सीट। अगर 10 लाख जनसंख्या है तो संविधान सभा में वहां से 1 सीट आएगा। कितना सीट आएगा? 1 सीट। क्लियर बात समझ में आया? कितना पर? एक सवाल पूछता है दोस्तों कि संविधान सभा में 1 सीट के लिए कितना जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था, यानी 1 सीट को कितना जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था? तो जवाब क्या होगा आपका दोस्त? 10 लाख। 10 लाख पर कितना सीट? 1 सीट। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान सभा में टोटल सीट का निर्धारण कितना किया गया? तो 389। अब 389 ध्यान दीजिएगा, 389 में 10 से गुना कर दीजिए, लगभग 389 लाख हो जाएगा, 38 करोड़ हो जाएगा। लगभग 40 करोड़ के आसपास से जनसंख्या उस समय था भारत का, इसलिए 389 सीट रखा गया। तो याद रखिएगा संविधान सभा में कैबिनेट मिशन ने टोटल कितना सीट का निर्धारण किया था? सवाल आता है दोस्तों। तो कितना? 389 सीट। कितना सीट? 389 सीट। और इस 389 सीट को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा इस 389 सीट को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया ब्रिटिश क्षेत्र से, और एक बांटा गया देसी रियासत से। देसी रियासत। अब देसी रियासत के मतलब समझते हैं आप लोग? देसी रियासत के मतलब उस समय कुछ राजा महाराजा हुआ करते थे, तो छोटा मोटा राजा महाराजा, कुछ बड़े राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं हुए थे,
ठीक है ना। या अंग्रेजों माने अंग्रेजों के अधीन नहीं होते, वो स्वतंत्र राजपाट चला रहे थे, तो वो देसी रियासत हो गया। और ब्रिटिश थे जिस पर खाटी अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है, खाटी अंग्रेजों का क्या था, अधिकार था। तो कहा कि 389 में से 296 सीट, 296 सीट कहां से आएगा, ब्रिटिश क्षेत्र से आएगा। कहां से आएगा दोस्तों, ब्रिटिश क्षेत्र से आएगा। और देसी रियासत से 93 सीट आएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटिश क्षेत्र से कितना सीट आएगा, 296, और देसी रियासत से कितना आएगा, 93। जोड़िए तो सर 389 होता है, जोड़ लीजिए भाई, 6 3 9, 9 9 18 और 2 अब 1 3। अब देखिए ब्रिटिश क्षेत्र में भी दो तरह के क्षेत्र था। एक क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत, एक क्या था भाई ब्रिटिश प्रांत, और एक क्या था, कमिश्नरी क्षेत्र। क्या था, कमिश्नरी क्षेत्र, याद रखिएगा क्या था, कमिश्नरी क्षेत्र। एक था ब्रिटिश प्रांत, एक क्या था दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसके वजह से इसको इस तरह से हम लिख रहे हैं। और दूसरा क्या था, कमिश्नरी क्षेत्र। ब्रिटिश प्रांत टोटल कितने थे, 11 थे। ब्रिटिश प्रांत टोटल कितने थे, 11। और इस 11 से टोटल सीट कितना आना था, तो 292। 296 में 292 गया तो बचा कितना बच्चों, 4 बचा। तो 4 सीट कहां से आना था, कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब वही जैसे आज का यूटी, जैसे भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसी प्रकार से 11 प्रांत हुआ करते थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र होते जिसमें कमिश्नर का मतलब चलता था शासन, ठीक है। तो कितने थे, 4। सर कहिएगा कौन कौन 4 बता दीजिए। तो देखिए कमिश्नरी क्षेत्र की अगर बात करें, कौन सा भाई, कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र याद रखिएगा, कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र की अगर बात करेगा तो कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे। कौन कौन थे, तो एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, तीसरा था कुर्ग। कुर्ग जानते हैं, अजमेर तो सब जानते हैं राजस्थान में, कुर्ग जो है वो है कर्नाटक में, और एक है बलूचिस्तान। क्या है, बलूचिस्तान। दोस्तों 4 गो थे क्या, कमिश्नरी क्षेत्र, और सबसे एक एक सीट आना था। तो कौन कौन समझ में आया, पहला दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात जो है इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट यही है कि ये 389 सीटों को कुछ आरक्षण के हिसाब से काम किया गया था, आरक्षण के हिसाब से बांटा गया था 389 सीटों को। जैसे में कि आप ऐसे संभालिए, 3 वर्ग बनाया गया था। एक था सामान्य वर्ग, एक था मुस्लिम वर्ग, मुस्लिमों के लिए कुछ आरक्षण, और कुछ था सिखों के लिए, सिखों के लिए। बाकी हिंदू कहाँ आया, तो सामान्य वर्ग में। हिंदू कहाँ आया, तो सामान्य वर्ग में। तो इस तरह से ये बांटा गया था कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में। तो आई होप आपको सारा बात समझ में आया होगा कि बताओ कैबिनेट मिशन के अनुसार एक सीट कितना पर था, 10 लाख पर। टोटल सीट कितना था, 389। ब्रिटिश क्षेत्र में 296, और ब्रिटिश प्रांत से कितना आना था, 292। 4 कहाँ से आना था, कमिश्नरी क्षेत्र से। देसी रियासत से कितना आना था, 93। कमिश्नरी क्षेत्र 4 कौन कौन थे, तो दिल्ली थे, अजमेर थे, कुर्ग थे और बलूचिस्तान थे। और सामान्य वर्ग और मुस्लिम वर्ग और सिखों के लिए आरक्षण, मुस्लिम और सिखों के लिए आरक्षण की व्यवस्था था, बाकी सामान्य वर्ग में सब कुछ आ रहे थे। यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है क्या, कि संविधान सभा जो संविधान का निर्माण किया था, वो संविधान सभा निर्वाचित था कि मनोनीत था, निर्वाचित था कि मनोनीत था। मेरे दोस्तों ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। समझिए 389 सीट में 296 सीट कहाँ से आना था, 296 सीट आना था ब्रिटिश क्षेत्र से। क्लियर, ब्रिटिश क्षेत्र से, ये याद रखिएगा। और 93 सीट कहाँ से आना था, तो ये था देसी रियासत से। कहाँ से, देसी रियासत से। कहाँ से दोस्तों, देसी रियासत से। क्लियर, याद रखिएगा। 289 सीट में से 296 सीट कहाँ से आना था, वो आना था ब्रिटिश क्षेत्र से। और 93 सीट कहाँ से आना था, देसी रियासत से। तो जो देसी रियासत से सीट आना था, उस देसी रियासत के राजा को कहा गया
कि चचा देखिए संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, उसमें आपको एक आदमी को भेजना है, तो बड़ा वोटिंग करावेंगे, तो चचा जैसे मन है वैसे भेज दीजिए। तो राजा क्या किया, मनोनयन कर दिया कि भाई ये देखिए बाबू इन्हें आओ, तुमको संविधान सभा में जाना है, जाओ वहाँ पर देखो कैसे कैसे बातचीत होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उनको मनोनीत कर दिया गया। तो याद रखिएगा देसी रियासत से जो 93 सीट भरा जाना था वो क्या चीज़ से था, मनोनयन। मनोनयन, मनोनयन मने समझते हैं, मनोनयन मने जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में चुनाव नहीं हो, मोनेटर, मान लीजिए क्लासरूम है उसमें मोनेटर बनाना है, टीचर गया कहा भाऊ फलानमा उठो तुम मोनेटर बन जाओ, मनोनयन हो गया वो। लेकिन लोग विरोध कर दे, स्टूडेंट विरोध कर दे, सर हम उसको मोनेटर नहीं मानेंगे, तो सर के पास एक ही उपाय होगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो चुनाव हो गया। तो चुनाव और मनोनयन मैंने आप समझ गए। मनोनयन का मतलब सीधा जैसे अभी राज्यपाल का क्या होता है, मनोनयन, मनोनयन होता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको उठाते हैं, कहते हैं जाइए आप बिहार का राज्यपाल बन जाइए। बात समझ रहे हैं, किसी को, हमको भी उठा सकते हैं, क्या है चंदन बाबू आइए आप बिहार का क्या बन जाइए, राज्यपाल बन जाइए, ठीक है बनेंगे। देखिए 296 जो ब्रिटिश क्षेत्र था उस पर होना था चुनाव। दोस्तों यहाँ पर क्या होना था, चुनाव। अब सवाल आता है सर कि चुनाव प्रत्यक्ष होना था कि अप्रत्यक्ष, तो सवाल आंसर होगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता वोट नहीं देगा, जनता वोट नहीं देगा किसको, तो संविधान सभा के 296 मेंबर जो चुनकर आना है उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता डायरेक्ट वोट नहीं देगी। उस समय वयस्क मताधिकार वाला बात नहीं था कि 18 वर्ष से जो भी पार किया उम्र सबको वोट देना है, वैसा नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव था। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता, कौन वोट देता, तो प्रांतों का विधानसभा, प्रांतों का विधानसभा। प्रांतों का विधानसभा मतलब समझ रहे, जैसे उसमें 11 प्रांत थे, कितना प्रांत थे, 11 प्रांत कौन कौन होंगे, बिहार होगा, पश्चिम बिहार होगा, बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, संयुक्त प्रांत होगा, मध्य प्रांत होगा, मद्रास होगा, उसके बाद आपका बम्बई होगा, असम होगा, उसके बाद आपका सिंध होगा, पंजाब होगा, और उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत होगा। ये सब जो राज्य थे, ये सब जो प्रांत थे, इस प्रांत में विधानसभा था और विधानसभा में लोग चुनकर आए हुए थे। उन लोगों ने ही, विधायक लोगों ने ही, जो विधायक लोग थे जो चुनकर गए हुए थे, वो वोट दिया संविधान सभा का मेंबर बनाने के लिए, यानी 296 सीटों को भरने के लिए। तो ये बात समझ में आया कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष था, इसमें जनता वोट नहीं दिया था बल्कि प्रतिनिधियों ने वोट दिया। और जो यहाँ पर चुनाव मत का जो प्रक्रिया था, मत काउंटिंग का जो वोट गिना गया, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, मत पद्धति, जैसे अभी प्रमुख का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सब का चुनाव कैसे होता है, या विधान परिषद का चुनाव होता है, उसमें नंबर देना पड़ता है 1 2 3। जैसे मान लीजिए 3 मेंबर हैं, 3 गो उम्मीदवार हैं, तो खड़ा होंगे तो आपको तीनों को वोट देना है, तीनों को। और तीनों को कैसे देना है भाई, तो आपका फर्स्ट चॉइस, वाह मान लो दूसरा नंबर को आप फर्स्ट चॉइस दे रहे हैं 1 नंबर, ठीक है, आपको पहला नंबर को 3rd नंबर पर रखना है, तो तीसरा वाला को 2nd नंबर दीजिए, पहला को 3rd नंबर दीजिए, मैंने जो पसंद आपको नहीं है, लेकिन वोटवा तो सबको देना पड़ेगा। बाद में वो चुनाता है एकल संक्रमणीय, बार बार वो ट्रांसफ़र होते जाता है और बाद में पता चलता है कि कौन जीता और कौन हारा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि आपसे अगर पूछा जाए कि ज़रा बताओ दो बाबू लोग कि संविधान सभा जो है वो निर्वाचित था कि मनोनीत था, बताओ, आपसे पूछ रहे हैं निर्वाचित था कि मनोनीत था, तो आप तो कहिएगा सर मनोनयन बताइए कि निर्वाचन बताइए किए, चुनाव बताइए किए, तो लगता है कि दोनों है, लगता नहीं है बाबू, दोनों है। ये है आंशिक रूप से मनोनयन भी हुआ और आंशिक रूप से चुनाव भी हुआ, निर्वाचन भी हुआ। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बताइए संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों चुनाव के द्वारा भी हुआ था और मनोनयन के आधार पर भी हुआ था। इसमें दोनों आंसर होगा।
क्लियर। चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया। अब जब चुनाव हुआ तो चुनाव हुआ कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इसका क्या हुआ दोस्तों? चुनाव हुआ। किसका? किसका? तो ये जुलाई 1946 में चुनाव हुआ संविधान सभा का। तो आप कहिए, बताइए, चुनाव कितना पर हुआ होगा? 296 सीटों पर। 296 सीटों पर हुआ क्या? चुनाव। तो 296 सीटों में लड़ रहे थे कौन पार्टी? तो इसमें दो पार्टी तो सर महत्वपूर्ण था। एगो था कांग्रेसवा, एगो था मुस्लिम लीगवा। नहीं, एगो कौन था? मुस्लिम लीग। और अदर में कोई निर्दलीय था, तो कोई छोटा मोटा पार्टी था, एक एक सीट दो सीट लाने वाला का कोई वैल्यू है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अदर, यहाँ पर मुस्लिम लीग लिख देगा, एमएल मैंने नहीं समझिएगा, लीजिए मुस्लिम लीग लिख दिए। कांग्रेस जो है 208 सीट पर एकदम झंडा गाड़ दिया, 208 सीट लाया। कौन? मुस्लिम कांग्रेस। और 73 सीट जीता कौन? मुस्लिम लीग। और अदर में हो गया 15। तो 296 सीट भर गया। देख कुछ रहे, 5 3 8 8 16 और 7 1 8 1 9 और 2 के 2 2 के 2 296 समझे। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ और वो चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। तो कांग्रेस 208 सीट लाया, मुस्लिम लीग 73 सीट लाया और अदर कितना लाया? 15 सीट लाया। तो ये भी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब चुनाव हो गया तो अब क्या होगा? संविधान सभा का गठन हो जाएगा। ये तो मनोनयन कहनो कहेगा कि फलानवा जो रे संविधान सभा से बुलावा एलू है जो एगो जो, तो मनोनयन वाला का कोई दिक्कत है? वो 93 में 93 कोई तो नहीं होगी। या कहा गया है हम अपन संविधान रखेंगे कि हमारा अपन संविधान रहता है, हम दूसरे के संविधान काहे रखे भाई? वो कहानी में तो ये पूरा सीट भर पाया भी नहीं था। ध्यान रखिएगा, 93 में 93 देसी रियासत नहीं गए थे, देसी रियासत में 93 में 93 नहीं गए थे। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जुलाई 1946 में क्या हुआ दोस्तों? चुनाव हुआ संविधान सभा का। उसमें आप जाने थे कि कांग्रेस 208 सीट लाया, 73 सीट लाया मुस्लिम लीग और 15 सीट लाया कौन? अन्य लाया, अदर लाया। उसमें बहुत सारे निर्दलीय भी थे, वो चुनाथी वाला भी था। अब क्या हुआ कि जब हो गया तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। याद रखिएगा, पहला बैठक हुआ। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अब भाई हुआ क्या कि सारे लोग आए, एकदम सीट पर बैठ गए सब लोग। ये सब देखो, ये सब कौन है? सब मेंबर है चुनाव के जो आए हैं, वो सब है, समझे कि नहीं? मेंबर है ये सब। तो सारे मेंबर है, सब हल्ला गुदाल लन फन, अरे ऐसे हो लो, फलना जगह ऐसे वोट हो लो, पूरा हल्ला गुदाल कर रहे थे। तो हुआ क्या कि कहा कि भाई देखो, बिना माथा के ठीक बात नहीं है। पहला बैठक ही सब हल्ला गुदाल कर रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक को बना देते हैं हेड, जरा कहते हैं अध्यक्ष। क्या कहते हैं? अध्यक्ष। तो देखा कि सबसे मध्यस्थ आदमी का काम कौन है? वो सबसे उम्रदराज आदमी। जरा बना देते हैं अभी, फिर देखेंगे युवा टाइप के कुछ व्यक्ति को जो अच्छा रहेगा। तो सबसे उम्रदराज आप देख रहे हैं, वो बड़ा का दिखाई नहीं दे रहा है, वही। तो सबसे उम्रदराज आदमी को देखा गया और वो निकले कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा निकले। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसके आधार पर? उम्र के आधार पर। सबसे ज़्यादा यानी सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बने। उस दिन पहला दिन अध्यक्ष चुना गया। अब पहला दिन अध्यक्ष चुना गया, इसका मतलब कंफर्म था कि अध्यक्ष अगला होगा, लेकिन इनको चुना गया अध्यक्ष। तो अध्यक्ष, ऐसा अध्यक्ष जो आज है कल नहीं होगा, उसको कुछ कहेंगे अस्थायी अध्यक्ष। क्या कहेंगे? अस्थायी अध्यक्ष। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला जो बैठक था संविधान सभा का, उसमें टोटल लोग कितना भाग लिए?
तो 207 भाग ली। 207, अरे कभी लक्ष्मीकांत में 211 देता है, लेकिन आप ऐसे याद रखिए 207 लोगों ने भाग लिया। कहिए सर 389 सीट और पहिलका में 207 को भाग लिया। भैया बड़ी सना कारण था। 93 को देसी रियासत वाला सब भेजा नहीं, वो सब कहा कि भाई हम अपने घर कहाँ, सब राजा लोग अपने घर कहाँ होता है, वो सब कहा हम अपने यहाँ रखेंगे भाई, दूसरे का हम संविधान उदान नहीं बनाएंगे, हमारा संविधान अलग है। और बाकी मुस्लिम लीग छुथरवा जे मतलब हर जगह पर बस खाली हो रहा, एक ही बात चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वो भी 73 को सीट नहीं भरा, तो 73 को वो नहीं और बाकी 93 को ने उसमें भी लफड़ा है, तो कुल मिला के बात वही आ गया। तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा 267 लोग जो है प्रथम बैठक में भाग लिया। मुस्लिम लीग इसका क्या किया, विरोध किया। मुस्लिम लीग इसका क्या किया, विरोध किया। तो ये बात आपको समझ में आया। अब दूसरा जो बैठक होता है 9 के बाद एक दिन हटा के 11 दिसंबर को 1946 को 11 दिसंबर को हुआ क्या, 11 दिसंबर को कहा गया कि देखिए अध्यक्ष चुन लीजिए भाई। तो अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार से हैं। तो याद रखिएगा अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो होगा कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आप लोग से पूछा जाए अध्यक्ष तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष भी चुना गया, उपाध्यक्ष भी चुना गया। उपाध्यक्ष था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और एक था वी.टी. कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। तो अब उपाध्यक्ष कितने थे, 2 थे। एक कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी थे। तो याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, मुख्य सलाहकार, संविधान सभा का मुख्य सलाहकार जो है वो भी चुना गया, और वो थे बी.एन. राव, बी.एन. राव। और याद रखिएगा दोस्तों, बी.एन. राव और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बहुत ही लीजेंड व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। ये दोनों मिलकर संविधान को बेहतरीन तरीक़ा से गढ़े हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मुख्य सलाहकार थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य सलाहकार थे। सलाहकार मैंने समझते हैं, बस सलाह देते थे कि यार फलानमा तो ये काम कर दो, फलानमा ये काम कर देगा, देखो संविधान में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये सलाहकार थे, ठीक है। कौन, बी.एन. राव। कौन, बी.एन. राव। तो ये बात आपको समझ में आया। ये हुआ दूसरा बैठक में। तीसरा बैठक हुआ कब दोस्तों, तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हुआ तीसरा बैठक। क्लियर। तीसरा बैठक कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटा, उसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। यानी संविधान सभा में लाया गया क्या बाबू, उद्देश्य प्रस्ताव। और लाया कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल कई बार पूछा है कि बताइए उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला संविधान सभा में कौन सा व्यक्ति थे। तो वो कौन थे बच्चों, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव ही बाद में क्या बना, प्रस्तावना बना। उद्देश्य का प्रस्ताव क्या था, तो हमारा संविधान कैसा बनेगा, हमारी संविधान की प्रकृति कैसा होगा, इन सारी बिंदुओं पर विस्तार से उद्देश्य का प्रस्ताव में लिखा हुआ था। क्या था, देखिए सबसे पहले संविधान सभा संप्रभु होगा, सत्ता का स्रोत जनता होगा, कोई विदेशी रियासत आना चाहते हैं एकदम वेलकम, आ जाइए, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, एकदम संप्रभु होगा। इस प्रकार की बातें जो हैं उद्देश्य का प्रस्ताव में बताया गया था। और इसको प्रस्तुत कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसको मान लिया गया कब, तो मान लिया गया 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा, पूछता है कि बताइए उद्देश्य का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया कब, तो 22 जनवरी 1947। 46 के बाद 47 आएगा। तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया दोस्तों, तो उद्देश्य का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डेट, 9 दिसंबर पहला बैठक,
11 दिसंबर दूसरा बैठक, 13 दिसंबर तीसरा बैठक, 9 दिसंबर को क्या हुआ, तो पहला अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष, पहला बैठक था, शशिकांत सिन्हा चुना गया, 207 लोग भाग लिए, मुस्लिम लीग विरोध किया। दूसरा अध्यक्ष चुन लिया गया दूसरा बैठक में राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी अध्यक्ष थे ये कैसा अध्यक्ष हो जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष AC मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी, और मुख्य सलाहकार चुना गया BN राव। कौन, BN राव। क्लियर। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया संविधान सभा में। कौन लाया था, कौन प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू, और वो देश का प्रस्ताव को पारित कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब 1947 आ गया और 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद होने वाला है, तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता अधिनियम भेजा, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और 1947 में किसको, संविधान सभा को अंतरिम विधायिका बना दिया, अंतरिम संसद बना दिया। ठीक है, मतलब कि अंतरिम संसद का मतलब यही दोस्तों कि जब तक नया संसद नहीं बन जाए, नई विधानसभा नहीं बन जाए, नई चुनाव नहीं हो जाए, तब तक संसद के रूप में काम कौन करेगा, संविधान सभा। संसद कौन, अरे अपना संसद जो कानून बनाता है, कानून बनाने का काम कौन करता है, संसद। तो भैया संविधान सभा का काम था संविधान बनाना, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संविधान सभा को एक और काम सौंप दिया, कहा कि भैया संसद के रूप में आप ही काम करिए। तो याद रखिएगा कि जो हमारी संविधान सभा है, कौन सी भाई, संविधान सभा है, उसका दो काम हो गया। एक काम क्या दोस्तों, एक काम तो संविधान निर्माण करना, क्लियर, कि क्या करना, संविधान निर्माण करना। और दूसरा काम क्या था दोस्तों, तो दूसरा काम बताओ, दूसरा काम क्या था, दूसरा था संसद के रूप में काम करना, संसद के रूप में काम करना। संसद क्या कहता है, तो वो कानून बनाता है, कानून बनाता है। अब देश में कोई कानून की जरूरत है, याद रखिएगा ये अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद। कौन संसद, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद के मतलब, अंतरिम संसद के मतलब संसद गठन होने से पहले जो संसद काम कर रहा है, अस्थायी माने कार्यवाहक के रूप में काम कर, उसको अंतरिम संसद कहते हैं, अंतरिम संसद कहते हैं। तो संसद क्या किया, कानून बनाना इसका मतलब काम था। और इसका काम क्या था, संविधान बनाना, संविधान बनाना, संविधान बनाना इनका काम था, और इनका काम था कानून बनाना। अब सवाल है कि सर संविधान सभा का दोनों काम सौंप दिया, तो क्या एक ही दिन में काम करता था, तो नहीं, दोनों अलग अलग दिन। संविधान बनाने का काम अलग दिन, और एक दूसरा का दिन अगर काम कर रहा है तो कानून बनाने का, तो एक दिन माने एक ही दिन एक ही काम होता नहीं था। दूसरा सवाल के सर अध्यक्षवा दोनों के ही था, नहीं बाबू। संविधान निर्माण के समय जब काम होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्षता करते थे जब संविधान निर्माण की काम होता था तब। और जब संसद के काम होता था, कानून बनाने का काम होता था, तब अध्यक्षता कौन करता था, GV मालवंकर। कौन करता था, GV मालवंकर। ठीक है, कौन करते थे, GV मालवंकर जो थे अध्यक्षता करते थे। कब, जब संसद के काम होता था, जब कानून बनने की बात होता था, तब अध्यक्षता करते थे GV मालवंकर। और जब संविधान बनाने की बात होता था तो कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए इसमें बात थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि टोटल संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का टोटल बैठक कितना हुआ। तो याद रखिएगा टोटल बैठक की बात करते हैं तो 11 + 1 = 12, टोटल 11 होते हैं। और लास्ट जो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, वो भी काउंट कर लेते हैं तो टोटल कितना बैठक हुआ था, ये सवाल पूछता है। तो 12 बैठक। इन लोगों ने क्या किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। बात समझे, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, कौन, संविधान सभा।
संविधान निर्माण करने के लिए 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों कि इन लोगों ने 60 देशों के संविधान अध्ययन भी किया, 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया। 64 लाख खर्चा हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन क्या लगा दोस्तों संविधान को बनाने में। और संविधान जो है वो 26 नवंबर, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान एकदम रेडी हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया। कब? तो हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 1949 को लागू नहीं किया गया। अब सवाल क्यों भाई, क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया? तो उसके पीछे एक कारण है दोस्तों कि अभी एक बात हम बताए थे कि जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर के तट पर 31 दिसंबर 1929 को अपने भारतवासियों से एक आह्वान किया था कि हम लोगों के द्वारा अगले 26 जनवरी और आने वाले प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अंग्रेज हम लोगों को कहता है गुलाम है, लेकिन हम लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम तिरंगा झंडा फहरा कर रहेंगे। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और आने वाले प्रत्येक साल मनाया जाता था। अब सोच के देखिए कि 26 जनवरी आने वाला झंडा तोलन होने वाला है और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसलिए संविधान सभा के निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि देखो भाई 26 नवंबर को रोक दो, 26 जनवरी को हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़िया से संविधान को लागू कर देते हैं। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1950 को, अरे भाई 26 जनवरी भैया, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। संविधान लागू कर दिया गया और इसी लागू के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। क्लियर? तो ये बात समझ में आया। और एक बात और याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है, वो अंतिम बैठक कब हुआ दोस्तों? तो हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और 2 दिन के बाद 26 जनवरी हुआ। उस दिन संविधान लागू कर दिया गया, संविधान सभा खत्म। अब बचा संसद खाली। अब संसद के रूप में भी कुछ काम किया संविधान सभा। तो सबसे पहले तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को मान्यता मिला, तिरंगा झंडा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया मई 1949। और 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला राष्ट्रीय गाना जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत, और तीसरा जो है बच्चों प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 14 जनवरी 1950 को। अभी चुनाव नहीं हुआ, चुनाव 51-52 में होगा और तब तक ये संसद के रूप में काम करेगा हमारा कौन? संविधान सभा। तो आई होप इतना सारा डाटा आप लोगों के सामने पेश किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़ा से संविधान सभा समझ में आया होगा। और भी बातें हम लोग करेंगे, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।